Dear students, Assalamu alaikum. Let us start new topic, integration. First of all, you know that what is differentiation. Differentiation is a process in which a function is given and we have to find it as a derivative. So the process of finding the derivative or that differential coefficient is called the differentiation. The concept of integration was initially used to find the area of the graphs of the plane curves. Then after the question arises, if the derivative of a function is given, how can we find the original function? How can we find the primitive? How can we find the antiderivative? So बेटा आप याद रख लीजिए, integration came into existence for two purposes. Number one purpose, मैं यहाँ पे लिखूंगा came into existence for two purposes. Number one, to find the area. To find the area by the graph of plane curves. Number two, to find the antiderivative if the derivative is given. Derivative of a function is given. So integration came into existence initially for two purposes. Number one, it was used for this purpose, to find the area by the graph of a plane curve. For example, आपका ग्राफ अगर इस तरह से है, ये आपका ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक. So it is neither a circle nor a square nor a triangle nor a rhombus. You cannot find this area by ordinary formulas. So to find the area under this curve, the concept of integration was used. And to find the antiderivative if the derivative of a function is given. So these were the basic roots for integration. उसके बाद बेटा इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इसके बगैर भी आप इसके बगैर भी इसको यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे, बट इनिशियली इन्हीं दो चीजों के लिए ये यूज की गई. अब जो इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं टू फाइंड द एंटीडेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन, वो एक ब्रांच है कैलकुलस का, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. और ये जो ब्रांच है विच इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया बाय द ग्राफ ऑफ द प्लेन कर्व्स, इसको बेटा हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन. So there are two branches of integration. One, indefinite integration. In indefinite integration, the derivative of a function is given and we have to find antiderivative, we have to find the primitive, we have to find the original function. And in definite integration, we have to find the area under the curves. So एंटीडेरिवेटिव निकालने के लिए जो ब्रांच है उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, एरिया निकालने के लिए जो ब्रांच है उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं. अब इन दो ब्रांचेस के दरमियान एक कनेक्शन है, एक थ्योरम के जरिए से, यानी कि इस ब्रांच और इस ब्रांच को एक थ्योरम मिलाती है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन को. उस थ्योरम को बेटा हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. fundamental theorem of calculus.
बेटा आप याद रख लीजिए, कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये एग्जिस्ट हो गया दो चीजों के लिए, पहले तो इस चीज के लिए कि एरिया अंडर द कर्व्स निकालने के लिए ये यूज होता था। फिर क्वेश्चन हो गया कि हमें तो डिफरेंशिएशन में अगर एक फंक्शन गिवन होगी हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज गिवन, हाउ टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन। सो इन दो चीजों के लिए इंटीग्रेशन वजूद में आ गई। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर टू पर्पसेस। अब जो ये पर्पस है जिसमें हम एरिया निकालते हैं उस ब्रांच को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, और ये जो एरिया है जिसमें हमें डेरिवेटिव गिवन होगा और एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा, दिस ब्रांच इज नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेटा अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे फिर ये थ्योरम पढ़ लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें खुद ब खुद आएगी। तो ये एक ब्रिज है, ये कनेक्ट कर रही है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन को, ये थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल आप बेटा इतना याद रख लीजिए कि देयर आर टू ब्रांचेस, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बाइंड्स देम। ठीक है बेटा। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि इंटीग्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस पर्पस के लिए आ गई। सो याद रखना बेटा, इंटीग्रेशन जिस तरह हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे, जिस तरह आप कहते हैं डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन और द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सो आप कहेंगे बेटा द प्रोसेस, इंटीग्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी-डेरिवेटिव और प्रिमिटिव the process of finding antiderivative or primitive or the original function whose derivative is given. इंटीग्रेशन है क्या बेटा? ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है जिसमें हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, प्रिमिटिव निकालते हैं, जिसमें हम ओरिजिनल फंक्शन निकालते हैं जिस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होता है। वहां से डेरिवेटिव गिवन होगा, डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन गिवन होती है, आप डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव गिवन होगा, आपको क्या निकालना होगा बेटा? आपको ओरिजिनल फंक्शन, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं 10, अगर आप डेफिनेशन से ही आपको पता चलता है कि डिफरेंशिएशन में फंक्शन गिवन होती है और आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। अब इंटीग्रेशन में क्या है कि डेरिवेटिव इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन। सो इसका मतलब ये तो इनवर्स प्रोसेस है, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा आप याद रखना, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम करते क्या है बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में? हम कहते हैं कि देखो भाई, अगर हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब हम क्या कहते हैं, अब हमें ये गिवन होगा cos x, अब हमें बताना होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। अब वहां से क्वेश्चन होगा बेटा बताओ cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, या आपसे पूछा जाएगा ये cos x जो है ये किसकी डिफरेंशिएशन है, तो आंसर होगा sin x। अब उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिसमें आपको ये cos x गिवन होगा और आपको निकालना होगा कि ये किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। अब तो यहां तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, लेकिन कुछ फंक्शंस में आपको कुछ प्रोसेस, कोई तरीका करना पड़ेगा जिस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है। तो उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। तो हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सो यहां हम कहेंगे 10 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स
इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन अब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ओरिजिनल फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अब cos x किसका डेरिवेटिव है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। सो हम इसको इस तरह लिखते हैं बेटा, इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल, एक्चुअली इट इज लॉन्ग s, दिस इज लॉन्ग s, इस स्टैंड्स फॉर सम। ये आपको जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये एक्सप्लेन कर लूंगा ये सम हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे, इट इज लॉन्ग s। समझ में आ रहा है ना बेटा? सो फिलहाल आप ये याद रख लीजिए, तो वहां पर मैं ये एक्सप्लेन कर लूंगा। अब ये उसके लिए साइन है लॉन्ग s, और हम लिखते हैं cos x dx, और इंटीग्रल और dx ये इसके लिए सिंबल है, इज इक्वल टू साइन x। तो बेटा इंटीग्रेशन के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, सिंबल हम कहते हैं इस तरह डेफिनेशन में, इफ d by dx of fx is equal to capital Fx, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कैपिटल fx, तो इससे हमें पता चलता है, अब इनवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इससे हमें पता चलता है इस फंक्शन का f of x का जो इंटीग्रल होगा वो इस फंक्शन के बराबर होगा, इज इक्वल टू f of x। So this is what do we mean by integration? So integration is simply it is the inverse process of differentiation. अब लेकिन बेटा आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन में भी कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी, सारी फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, जब सारी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो सारी फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होगी। अब आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कौन कौन सी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहां पे डिफरेंशिएबल है, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, जहां बराबर होगा वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो तो आपने बेटा पढ़ा है। अब इसी तरह है बेटा कि कहां पे फंक्शन इंटीग्रेबल है कहां नहीं है, वो तो हायर कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो भी मैं बताता चलूंगा कि कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल और कहां पे नहीं है। अब बेटा लेकिन एक चीज है, देखिए अभी मैंने जो आपको बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये वाला पॉइंट बेटा याद रख लीजिए। अब यहां से आपने बेटा क्या कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा और एक क्वेश्चन मैं यहां पे दिखाऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 10, इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x and d by dx of tan is 0, so इसकी भी डिफरेंशिएशन आ गई cos x। अब इंटीग्रेशन हमें बता रही है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर इसका डेरिवेटिव ये निकला है तो इसका मतलब क्या है कि cos x dx की जो इंटीग्रेशन होगी वो sin x plus 10 होगी। अब ऊपर तो इसका जो इंटीग्रल निकला वो तो sin x निकला है, यहां पर sin x plus 10 निकला। अब और एक चीज हम करते हैं बेटा, d by dx ऑफ sin x minus 20 करते हैं, इसके डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d by dx ऑफ sin x it is cos x, d by dx ऑफ 20 it is 0। इसका मतलब है जब हम cos x की इंटीग्रेशन कर लेंगे cos x की, तो उसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी sin x minus 20। ठीक है बेटा, अब एक फंक्शन है cos x dx, इसकी इंटीग्रेशन sin x भी निकली, sin x plus 10 भी निकली, sin x minus 20 भी निकली। इनफैक्ट अगर आप यहां पर 20 की जगह 30, 40, 50, 1, 2, 3, 100,000 कुछ भी लिखेंगे, sin x की डिफरेंशिएशन cos x और जो कांस्टेंट बाद में आप यहां लिखेंगे उसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी 0, वो तो काउंट ही नहीं होगी। अब cos x की इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगी sin x minus c, sin x plus c, वो c तो कुछ कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम cos x की इंटीग्रेशन करते हैं, इसका जो ये आंसर है ये तो परफेक्ट आंसर नहीं है खाली sin x, इसके तो इनफिनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे। कभी इसका आंसर sin x plus 10 हो सकता है, कभी sin x plus 1 हो सकता है, कभी sin x minus 20 हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो हम लिखते हैं बेटा इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज sin x plus c। Now this c can be anything, any constant number. It can be 10, it can be 20, it can be 5, it can be 6, it can be 7, it can be 8.
अब दिस सी कैन एनीथिंग, अब जिसने जो रखा होगा उसी के हिसाब से वो अपना सी देगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो हमेशा ये कांस्टेंट आप यहाँ पे साथ रख लोगे। देखो बेटा क्यों, क्योंकि अगर आप इस साइड में डिफरेंशिएशन कर लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, सो इसका डेरिवेटिव जो है cos x निकलेगा और cos x की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। तो आज के बाद बेटा अब याद रख लेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा cos x की इंटीग्रेशन क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात यह आनी चाहिए कि ये cos x किसका डेरिवेटिव है। तो आपके दिमाग में आ गया कि sin x का डेरिवेटिव है, लेकिन c साथ में लिख लीजिए, क्योंकि c की जो डिफरेंशिएशन होती है वो जीरो होती है हमेशा। तो यहां से आपको एक बात पता चलती है, तो याद रखना बेटा। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बेटा, आप देखो क्या लिखेंगे, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, अगर एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन है स्मॉल एफ एक्स, देन तब जाके इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, अब इस एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी, इस एफ एक्स को हम इंटीग्रेंड कहते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है, अब एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, लेकिन बेटा आप सी साथ में रखना न भूलें, क्योंकि अगर यहां पर प्लस सी होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी, वो सी हम यहां पे ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, सो ये बात आप याद रख लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब डेफिनेशन से आपको बहुत सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन पता चलेगा। किस तरह, मैं आपको ये लिख के देता हूं, अब बेटा इनको याद भी रख लीजिए, कांस्टेंट साथ में रखना है। देखो बेटा, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन है cos x, तो यहां आप बेटा लिखोगे, इसका मतलब है जब हम cos x की इंटीग्रेशन कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा sin x, लेकिन c लिखना न भूलें। अगर आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos x, बता बेटा माइनस cos x की डिफरेंशिएशन, cos x माइनस तो बाहर आ जाएगा, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x, तो इसका मतलब है जब हम sin x की इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा माइनस टाइम्स cos x प्लस c। अब डिफरेंशिएशन में sin x की डिफरेंशिएशन cos x थी, यहाँ cos x की इंटीग्रेशन sin x है, डिफरेंशिएशन थी cos x की माइनस sin x, यहाँ sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x है। तो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। इसी तरह बेटा आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ cot x नेगेटिव टाइम्स cot x, इट इज cosec स्क्वायर x, तो इसका मतलब है जब आप cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कर लेंगे दैट विल बी माइनस cot x प्लस c। तो इसी तरह बेटा d बाई डी एक्स ऑफ sec x, आप sec x की डिफरेंशिएशन करते हो तो sec x की जो डिफरेंशिएशन है sec x tan x, तो इसका मतलब है जब आप sec x tan x की इंटीग्रेशन कर लोगे तो उसका आंसर आ जाएगा sec x प्लस c। इसी तरह बेटा d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, cosec x की अगर डिफरेंशिएशन कर लोगे तो नेगेटिव टाइम्स cosec x cot x, और अगर नेगेटिव टाइम्स cosec x की डिफरेंशिएशन कर लोगे तो cosec x cot x, इसका मतलब है जब आपके पास होगा cosec x cot x, इसकी इंटीग्रेशन होगी तो नेगेटिव टाइम्स cosec x प्लस c। ठीक है बेटा, ये चार्ट आप जुबानी याद रख सकते हैं, आपको डिफरेंशिएशन जिनकी पता है उनकी इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको बेटा पता है d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x इज e पावर x, तो इसका मतलब है जब आप e पावर x की इंटीग्रेशन कर लोगे तो इट विल बी e पावर x प्लस c। वाहिद वो फंक्शन है e पावर x जिसकी डिफरेंशिएशन भी यही निकलती है और इंटीग्रेशन भी यही निकलती है। तो आपको बेटा पता है d बाई डी एक्स ऑफ log x
इट इज 1/x। तो इसका मतलब है कि अगर 1/x की हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इट विल बी log x प्लस c। आपको बेटा पता है d by dx ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बेटा इसकी डिफरेंशिएशन 1 by n प्लस 1 बाहर, फिर यहाँ n प्लस 1 x पावर n। अब n प्लस 1 और n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है x पावर n आ जाएगी। तो इसका मतलब है जब हम x पावर n की इंटीग्रेशन कर लेंगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। इसी तरह बेटा अगर डिफरेंशिएशन कर लेंगे a पावर x डिवाइडेड बाय log a, ये log a बाहर। अब a पावर x की जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x इज a पावर x इनटू log a, वो log a और log a कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा a पावर x। तो इसका मतलब है जब आप a पावर x की इंटीग्रेशन कर लोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा a पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है। इसी तरह बेटा आपने पढ़ा है d by dx ऑफ sin इनवर्स x is 1 divided by root of 1 minus x square। तो इसका मतलब है कि जब आप 1 divided by root of 1 minus x square की इंटीग्रेशन कर लोगे so it will be sin inverse x plus c। इसी तरह cos inverse x की minus 1 divided by 1 minus x square और minus 1 divided by 1 minus x square dx की इंटीग्रेशन cos inverse x। ठीक है बेटा। इसी तरह d by dx of tan inverse x 1 divided by 1 plus x square और 1 divided by 1 plus x square dx की इंटीग्रेशन tan inverse x। इसी तरह sec inverse x की इंटीग्रेशन 1 divided by x into root of x square minus 1 लिख के मैं रखूंगा। d by dx of sec inverse x 1 divided by x times root of x square minus 1। तो इसका मतलब है 1 divided by x times root of x square minus 1 की अगर इंटीग्रेशन होगी so it will be sec inverse x plus c। इसी तरह d by dx of tan inverse x it is 1 divided by 1 plus x square। तो इसका मतलब है 1 divided by 1 plus x square dx it will be tan inverse x plus c। तो बेटा ये टेबल आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं सारा। अब इन फंक्शन की डिफरेंशिएशन आपको बेटा पता है, सो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो इंटीग्रेशन है इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटीडेरिवेटिव, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अब बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहला जो होगा पहला पॉइंट कंपैरिजन अगर हम इनके दरमियान कर लेंगे, कंपैरिजन बिटवीन differentiation and integration। देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेसेस। दूसरा पॉइंट देखो बेटा मैं आपको याद दिलाऊंगा, अभी आपने पढ़ा कि अगर x पावर n की इंटीग्रेशन होगी x पावर n, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको x क्यूब की इंटीग्रेशन करनी है so its answer will be x power 3 plus 1, that is 4 divided by 4 plus c। So this was a cubic polynomial and its integration is now biquadratic polynomial. If you have
x पावर 4 dx, इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, इट इज इंटीग्रेशन विल बी x पावर 5 by 5 plus c, इट विल बी अ क्वांटिक पॉलिनोमियल। क्वांटिक मींस जिसका पावर 5 होगा। सो कहने का मतलब यह है कि जो इंटीग्रेशन है, जब ये एक पॉलिनोमियल को हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसकी डिग्री 1 बढ़ाता है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप इसी x क्यूब की डिफरेंशिएशन कर लेंगे, d by dx ऑफ x क्यूब, इट इज 3x स्क्वायर। सो ये क्यूबिक को क्वाड्रेटिक बनाता है, सो इट डिक्रीजेस द डिग्री बाय 1। समझ में आ रहा है? सो दूसरी बात जो हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन decreases the degree of a polynomial by 1 and integration increases the degree of a polynomial by 1। डिफरेंशिएशन आपने देखा क्यूब को स्क्वायर बनाता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्यूब को x पावर 4 बनाता है। सो इंटीग्रेशन क्या करता है? इट इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बाय 1, और जो डिफरेंशिएशन है इट डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बाय 1। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? आपने डिफरेंशिएशन जो पढ़ी है एट ए पॉइंट, डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट। आप कब कहते हो कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट? मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दिखाया था, मैंने मॉड्यूलस फंक्शन का दिखाया था। एट ए पॉइंट 0 पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। सो यू कैन चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। वी कैन चेक डिफरेंशिएबिलिटी at a point, but there is nothing like that integration। अब डिफरेंशिएशन तो हम इंटरवल में ले सकते हैं, इंटीग्रेशन भी इंटरवल में ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं एक पॉइंट पे, इंटीग्रेशन एक पॉइंट पे हम चेक नहीं कर सकते। सो अगर आपसे कोई पूछे क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे इंटीग्रेबल है, तो ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन एक पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हम एक इंटरवल में चेक कर सकते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? आपको पता है some functions are not differentiable। Some functions are not differentiable. Also, some functions are not integrable। ये बात भी याद है, सारी फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह जिस तरह आपने मॉड एक्स देखा था 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जिस तरह आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है? So some functions are not differentiable, also some functions are not integrable। लेकिन डिफरेंशिएशन में बेटा आपने पढ़ा है कि कौन कौन सी फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल है, उसके लिए तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c plus h minus f of c divided by h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c minus h minus f of c divided by minus h। चेक करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होगा सो फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है। लेकिन इसी तरह कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होती है, कुछ फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होती है। अब फंक्शन कब इंटीग्रेबल नहीं होगी वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंशिएबल एक फंक्शन तब होती है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जो भी कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन होती है वो कंटिन्यूअस होती है। जो कंटिन्यूअस होती है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी वो कंटिन्यूअस होती है। सो पहली जो जरूरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो क्या है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन के लिए भी जरूरी है कि एक फंक्शन उस इंटरवल में
कंटिन्यूअस होनी चाहिए जिस इंटरवल में हम इंटीग्रेशन चेक करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कंटिन्यूटी जरूरी है और इंटीग्रेशन के लिए भी कंटिन्यूटी जरूरी है। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन मान लीजिए मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कहते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू 0 मतलब ये इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर एक फंक्शन वो तो कंटिन्यूअस है, मॉड x इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। पॉइंट समझ लेना बेटा, मॉड x इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस तो हर जगह है। अब मॉड x हर जगह कंटिन्यूअस है लेकिन वो इंटीग्रेबल हमेशा है, हर जगह इंटीग्रेबल है। अब बेटा मैं आपसे ये बात कहूंगा कि एक फंक्शन इंटीग्रेबल तब होती है सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए एक इंटरवल में। एक इंटरवल हो गया ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b। अब 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 1.1 तक देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल्स। अगर हम उन इनफिनाइट रियल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस होगी तब भी फंक्शन इंटीग्रेबल होती है। पॉइंट समझ में ही नहीं आ गया। कहने का मतलब ये है, देखो बेटा अगर आप 1 से लेकर 2 तक या 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की, क्या ये इंटीग्रेबल है? क्या 1 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल है? 1 से लेकर 3 तक आपको पता होगा इसमें 1.2 आता है, उस 2 पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इस पे पहला जो पॉइंट है 1, उस पे हमें सिर्फ राइट डेरिवेटिव देखना है, 3 पे लेफ्ट डेरिवेटिव देखना है। और राइट हैंड डेरिवेटिव तो हमेशा फंक्शन का इक्वल टू होता है वैल्यू, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो नहीं होता है। अब बेटा इसमें तो दो जगह ये 1 से लेकर 3 तक डिफरेंशिएबल नहीं है, एक तो 2 पे और एक 3 पे, क्योंकि 3 पे इसका डायरेक्ट वैल्यू 3 निकलेगा, लेकिन जब हम इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेंगे तो वहां तो 1 आ जाएगा। मैं कहता हूं लिमिट जब इसमें देख लेंगे तो 3 पे डायरेक्ट 3 आ जाएगा, लेकिन जब 3 से कम देख लेंगे तो उस वक्त वो 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछा जाएगा 1 से लेकर 3 तक के डिफरेंशिएबल है तो आपका आंसर नहीं होगा, नफी में होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो 2 पे ही मान लीजिए। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? देखो बेटा ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस भी नहीं है। अब जहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वहां डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 2 पे ये फंक्शन, शाबाश, 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 3 तक ये डिफरेंशिएबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो डिसकंटिन्यूटीज है 1 से लेकर 3 तक वो तो 2 ही है, एक तो 2 है और एक तो 3 है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं? 2 डिसकंटिन्यूटीज, 3 डिसकंटिन्यूटीज, 10 डिसकंटिन्यूटीज होंगे, 11 डिसकंटिन्यूटीज होंगी, 20 होंगी, जो फाइनाइट होंगी। इनफिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज नहीं होनी चाहिए। सो हम कहते हैं कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगी तो वो इंटीग्रेबल होती है, अगर उस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होगी वो इंटीग्रेबल होती है, लेकिन अगर उस इंटरवल में लातेदार पॉइंट्स है और उन लातेदार पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है तब जाके भी वो फंक्शन इंटीग्रेबल होती है। सो अगर आपको कोई वहां से कोई क्वेश्चन देगा कि बता बेटा इस फंक्शन का इंटीग्रेबल क्या है, क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है हर जगह तो इंटीग्रेबल है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है फिर देखना है अब जो ये डिसकंटिन्यूटीज इसमें पॉइंट्स है वो कितने आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं कि इनफिनाइट आ रहे हैं। अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए तो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होती। तो बेटा छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये तो हायर मैथ्स में है। तो कब फंक्शन इंटीग्रेबल होती है? अ फंक्शन इज इंटीग्रेबल, अ फंक्शन इज इंटीग्रेबल in closed interval AB if it is continuous here। अगर ये continuous होगी
if it is continuous there, or if it has finite number of discontinuities in closed interval AB. अगर इस इंटरवल में इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होगी तो हम कहते हैं कि एक फंक्शन इंटीग्रेबल है। ठीक है बेटा, तो कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसी तरह कुछ फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है इट इंक्रीजेस बाय 1 और डिफरेंशिएशन डिक्रीजेस बाय 1। तो इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेबिलिटी इंटीग्रेशन हम पॉइंट पे नहीं इंटरवल पे निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट है, तो बेटा अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप याद रख लेंगे। अगर आपके पास होगा डी बाई डी एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल डी एक्स को इंटीग्रेशन कहते हैं और डी बाई डी एक्स को डेरिवेटिव कहते हैं, तो इसका आंसर बेटा एफ एक्स आता है। यही हो गया बेटा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेसेस। आपने इनवर्स तो पढ़ा होगा, inverse f inverse of x is equal to x, that is called ix identity। ये f और f inverse जा रहा है, उसी तरह ये d by dx और integral dx जाएगा तो वहां से fx निकलेगा। so these are inverse processes, so they cancel out each other। या इसी तरह बेटा अगर आपके पास होगा कि integral d by dx of fx dx is equal to ये भी fx ही आएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका प्रूफ भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। हम प्रूफ लिख लेंगे, लेट डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। इसका मतलब यह है बेटा कि जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे एफ एक्स की, जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे एफ एक्स की एफ एक्स डी एक्स, तो वो क्या आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स। अगर इसकी डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स की इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, लेकिन प्लस सी। अब इसमें अब आपका जो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स ये है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स यहां भी लगा है, यहां भी लगा है। अब यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज 0। सो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एफ एक्स। सो यहां से आपको पता चलता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेसेस। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने कंपैरिजन में नहीं बताया, यहां पर मैं बताऊंगा। देखो बेटा, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर आपसे कोई पूछे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, तो आपका जो आंसर होगा मैं बताऊंगा बेटा एग्जांपल के जरिए से। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा 2x। दुनिया के जिस कोने में भी आप आंसर जानना चाहो, जो डिफरेंशिएशन जानता हो, वो इसका आंसर 2x बताएगा। लेकिन अगर आप किसी एक से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स बताओगे तो उसका जो आंसर होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी बताएगा। लेकिन ये सी क्या है, व्हाट इज दिस सी? दिस सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मीन्स इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। ये तो कांस्टेंट है बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट एक्ट्स एज अ वेरिएबल। इसके आप बहुत सारे वैल्यूज दे सकते हैं, 1, 2, 1.5, 2.5, 3, 6, 7, 8, 10, 100,000।
so it can take infinite number of values. तो कहने का मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट्स इट इज ऑलवेज यूनिक. इसका आंसर हमेशा यूनिक आता है. लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट्स इट इज नॉट यूनिक. इट गिव्स infinite number of values. It gives infinite number of curves. समझ में आ रहा है? So इसका जो आंसर आ जाएगा एक ही नहीं आ जाएगा, इसके इनफिनाइट आंसर आ जाएंगे, वो इस C की बदौलत, क्योंकि this C can take infinite number of values. So याद रखना कंपैरिजन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये वाला पॉइंट भी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट्स इट इज यूनिक, लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होती है. अब यूनिक अगर नहीं है तो क्या है? देखो बेटा, मैंने अभी आपसे कहा, देखो बेटा, अगर आपसे मैं कहूं व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, बेटा ये वाला पॉइंट वहां लिखना. कंपैरिजन में डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट्स इट इज ऑलवेज यूनिक, बट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट्स इट गिव्स इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स. लेकिन वो कर्व्स होती क्या है वो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं. देखो बेटा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ x dx. इसकी जो इंटीग्रेशन है इट इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. सो ये इसका आंसर है. Of this c is, what is this c? This is 0. So this is, ये मान लीजिए ये इसका आंसर आ गया. So अगर आपसे पूछे कोई what is the answer, तो आप कहेंगे x square by 2 plus c. अब x square by 2 plus c, so it is y is equal to x square by 2 plus c. मान लीजिए y, आपका क्वेश्चन था y is x square by 2 plus c. अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे बेटा, देख लो ग्राफ किस तरह का आएगा. If the c is 0, so it is y is equal to x square, or x square is equal to 2y. So it is of the form x square is equal to 4ay. आपको बेटा याद होगा x square is equal to 4ay. ठीक है, चलो आप यहां 2x की इंटीग्रेशन ले लो, क्योंकि आपको by 2 से अगर कोई प्रॉब्लम होगी. देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx is x square plus c. अब यहां पर आपका जो आंसर है y is equal to x square plus c. This c can take different values. If this c is 0, so it is x square is equal to y. अब जो इसका ग्राफ है x square is equal to y, इसका जो ग्राफ है it is like this. पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला. अब अगर ये c1 होगा, x square plus 1, if c is 1, so this is y is equal to x square. अब अगर ये 1 होगा तो इसका जो ग्राफ होगा it will be like this. So this is x square plus 1. This is 0. This is 1. If the c is 2, so this graph will be like this. X square plus 2. If the c is minus 1, so this graph will be like this. X square minus 1. So इसका जो आंसर आएगा एक ही कर्व नहीं आएगी. डिफरेंशिएशन में जब आंसर निकलता है एक ही कर्व आती है, लेकिन इंटीग्रेशन में इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होती है, लेकिन वो कर्व्स एक टाइप की होती है. अगर पैराबोला होगी तो सारी की सारी पैराबोलाज ही होंगी. अगर सर्कल्स निकलेंगे सारे के सारे सर्कल्स ही निकलेंगे. अगर राइट पैराबोलाज होंगे सारे के सारे राइट पैराबोलाज ही निकलेंगे. तो अगर इस टाइप की बहुत सारी कर्व्स होंगे जिनका नेचर एक जैसा होगा, इनको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स. So, याद रखना बेटा कि इंटीग्रेशन में जब हमारा जो आंसर होता है उसमें आंसर एक ही कर्व नहीं निकलती है, इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स निकलती है, लेकिन उन कर्व्स को हम फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं. सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, इट गिव्स अस अ फैमिली ऑफ कर्व्स. सो फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब इट गिव्स अस इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हैविंग सेम शेप. शेप उनकी सेम होती है. अब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती है. इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स है 0, इसका वर्टेक्स है 0 0. अब इसका जो वर्टेक्स है इट इज 1 0, सॉरी 0 1, और इसका है कुछ और. अब वर्टेक्स में थोड़ी बहुत फर्क है, ऊपर नीचे में थोड़ी फर्क है. सो ऐसी कर्व्स को आप फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं. सो इंटीग्रेशन जब हम निकालते हैं सो इट गिव्स अस फैमिली ऑफ कर्व्स. समझ में आ रहा है? सो ये पॉइंट भी याद रखें. अब पहली प्रॉपर्टी जो आपने सीखी वो ये थी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेसेस, दे कैंसल आउट ईच अदर. अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी, if the derivative of two indefinite integrals
is same. They led to the same family of curves and hence they are equivalent. अब बेटा ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है, मान लीजिए एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है आपके पास f(x) dx और एक इंटीग्रल है आपका gx dx. These are two indefinite integrals. अब ये बता रहा है if the derivative of two indefinite integrals is same, अगर इनका डेरिवेटिव d by dx इसका भी और d by dx इसका भी is same, मतलब if the derivatives are equal, then they led to the same family of curves and hence they are equivalent. अब इसके कहने का मतलब है तो आपको प्रूव करना है कि इंटीग्रल f(x) dx जो होगा इंटीग्रल gx dx के बराबर होगा. They led to the same family of curves and hence they are equivalent. ये दो आपस में equivalent है. देखो ये इक्वल नहीं होंगे लेकिन ये इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा. देखो बेटा ये तो गिवन है आपके पास. अब हम क्या कर लेंगे, इसको यहां लाएंगे. d by dx of integral f(x) dx minus d by dx of integral gx dx is equal to 0. इसको मैंने शिफ्ट किया. अब आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल ऑफ सम्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिफरेंशियल. तो यहां पे है डिफरेंस ऑफ डिफरेंशियल, तो आप इसको डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंसेस बना सकते हो. आप d by dx इस तरह लिख सकते हो और ब्रैकेट में आप यहां लिख सकते हो f(x) dx minus gx dx. डिफरेंशिएशन तो आप अलग अलग कर सकते हो ना बेटा, इसकी अलग कर सकते हो, इसकी अलग कर सकते हो, तो इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है ये फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है इट इज इक्वल टू 0. लेकिन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन तब 0 होता है जब फंक्शन कांस्टेंट होगी. तो इसका मतलब f(x) dx minus gx dx कांस्टेंट होगी, तब जाके इसका जो डेरिवेटिव है 0 होगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो अब अगर ये है तो इसका मतलब ये है इंटीग्रल ऑफ f(x) dx जो होगा इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ gx dx प्लस c. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. अब जो इसका इंटीग्रल निकलेगा वैल्यूज निकलेंगे वो इसका भी वैल्यू निकला लेकिन कुछ फर्क होगी सी. मतलब मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल से. इसका आंसर निकला x² प्लस 2 और इसका आंसर निकलेगा x² प्लस 3 प्लस c, इस तरह, या x² प्लस 2 प्लस c. इसका भी वही आंसर, इसका भी वही आंसर, लेकिन इसमें c है. लेकिन बेटा ये 2 तो कांस्टेंट है, ये c प्लस 2 भी कांस्टेंट ही है. अब तो आंसर तो असल में है x². अब x² जो अभी आपने ग्राफ देखा इसका ग्राफ तो इस तरह है. अब फिर x² प्लस 2 वाला इस तरह है. जब आपने c को 0 दे दिया ये तो x² प्लस 2 बन जाएगा, जब आपने c को 3 दे दिया तो ये कुछ और बनेगा. लेकिन बेटा मेरे कहने का मतलब यहां समझ लेना, यहां पर है x² प्लस 2 और यहां पर है x² प्लस 2 प्लस c. अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, इसका तो अलग निकलेगा, इसका तो अलग निकलेगा. देखो बेटा जब इसका ग्राफ x² प्लस 2, इसका ग्राफ जब आप इस तरह निकलेगा x² प्लस 2 का, इसका ग्राफ मान लीजिए उस वक्त इससे ऊपर होगा. लेकिन जब इसका आप एक सेकंड बेटा यहां से आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे. मान लीजिए इसकी जो इंटीग्रेशन है इट इज x² प्लस c1 और इसकी जो इंटीग्रेशन है इट इज x² प्लस c1 प्लस है c, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन सेम है, सिर्फ इनमें कांस्टेंट की फर्क है. ठीक है बेटा. तो यहां पर जब आप c1 को 1 देंगे, यहां पर भी c1 को 1 देंगे, यहां c को कुछ मान लीजिए 1 देंगे, तो इसका मान लीजिए आप इसका ग्राफ इस तरह आएगा x² प्लस 1 और इसका आएगा x² प्लस 2, तो ये इस तरह आएगा. फिर जब आप c1 को यहाँ 2 देंगे तो इसका ग्राफ 2 आएगा, मान लीजिए इसका 3 आएगा. इसका जब 3 आएगा तो मान लीजिए इसका 4 आएगा, ये इससे ऊपर है. इसका जब 0 आएगा इसका मान लीजिए उस वक्त इसका 1 आएगा.
जब इसका -1 आएगा मान लीजिए उस वक्त इसका 0 आएगा। लेकिन जब आप इनफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स में इन दोनों का ग्राफ देख लीजिए, इसका और इसका ग्राफ सेम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। कांस्टेंट डालने से हमें इनफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स निकलती है, लेकिन इनकी जो फिगर होती है सेम होती है। अब इतनी फर्क होगी कि ऊपर नीचे होगा। जब इसका ग्राफ यहां पे होगा उस वक्त इसका ग्राफ नीचे होगा, फिर जब इसका ग्राफ यहां होगा उस वक्त इसका ग्राफ इससे भी नीचे होगा। लेकिन जब आप फिर लातेदार कर्व्स को कंपेयर करोगे, ग्राफ तो एक जैसे होंगे। तो जब इनके ग्राफ एक जैसे हैं, कोई आपसे इस तरह के दो ग्राफ्स बना के देगा, बेटा ये एक फंक्शन का ग्राफ है, इसी तरह यहां से भी बना के देगा, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, बता क्या ये दो ग्राफ डिफरेंट है? नहीं सर, ये तो एक ही फंक्शन के ग्राफ है। हालांकि ये तो अलग फंक्शन का ग्राफ आपने निकाला, ये तो अलग फंक्शन का ग्राफ आपने निकाला, लेकिन जब आपने इनफिनिट नंबर ऑफ ये ग्राफ डाले, ये तो एक जैसे लग रहे हैं। सो जब आप कहेंगे कि इनके इनफिनिट नंबर ऑफ ग्राफ सेम है, तो वही कहने का मतलब है दे लेड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन लातेदार कर्व्स में ये ऊपर नीचे फिर नजर ही नहीं आ रहा है, इतनी कर्व्स पड़ जाएगी। सो दे लेड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व। और जब इनकी कर्व सेम जैसी निकलेंगी, एक जैसी निकलेंगी, तो हम कहते हैं देयरफॉर ये जो दो इंटीग्रल्स है fx dx, ये इक्वल है gx dx। ठीक है बेटा, इस सी से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इट गिव्स इनफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स, इट गिव्स इनफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स। दिस सी मेक्स ए लिटिल बिट वेरिएशन ड्यूरिंग द ग्राफ, बाकी इनफिनिट नंबर ऑफ कर्व्स में तो ये एक जैसे लगेंगे। ठीक है, सो याद रखना कि अगर दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का डेरिवेटिव सेम होगा, वो दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के जरिए से हम एक और चीज सीख लेंगे। मैं तो वो डायरेक्ट बताता, लेकिन बेहतर है प्रूफ के जरिए से। तीसरी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx is equal to integral of fx dx plus integral of gx dx। इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ इंटीग्रल्स के बराबर, जिस तरह डिफरेंशियल ऑफ सम ऑफ डिफरेंशियल्स के बराबर, वही प्रॉपर्टी यहां भी। अब प्रूफ किस तरह कर लेंगे? देखो, वी नो, आपको पता है, अगर हम d by dx ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx प्लस gx dx कर लेंगे, ये एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन, यहां से है डिफरेंशिएशन। आपने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसल्स आउट, सो यहां से क्या निकलेगा बेटा? fx प्लस gx। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसल। अब दूसरी प्रॉपर्टी, d by dx ऑफ इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx। ये दूसरा हम लेंगे। अब अलग अलग से इंटीग्रल्स और फिर डेरिवेटिव, यहां तो एक ही इंटीग्रल फिर डेरिवेटिव। अब ये कर लेंगे। जब आप ये सॉल्व कर लेंगे बेटा, देखो इसका नाम आप फर्स्ट रख लेंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं डिफरेंशिएशन इसमें अलग कर सकता हूं, इसमें अलग कर सकता हूं, कर सकते हैं बेटा। सो आप लिख सकते हैं d by dx ऑफ इंटीग्रल fx dx प्लस d by dx ऑफ इंटीग्रल gx dx। लेकिन ये भी आपको पता है कि d by dx और इंटीग्रल कैंसिल होता है, तो यहां से निकलेगा fx और वहां से निकलेगा gx, तो इस इक्वेशन का नाम आप सेकंड रख लेंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनका राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, सॉरी राइट हैंड साइड सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास है d by dx ऑफ इंटीग्रल ऑफ fx प्लस gx dx इज इक्वल टू, इसके बराबर d by dx ऑफ इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx। ये है आपके पास। अब प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी नंबर सेकंड याद कीजिए कि अगर मेरे पास दो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होंगे, ये अलग इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ये अलग इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अगर इनका डेरिवेटिव सेम होगा, if the derivative of two indefinite integrals is same, they lead to the same family of curves and hence they are equivalent. वो जो दो indefinite integral होते हैं वो आपस में equivalent होते हैं. तो क्या आप यहां नहीं लिख सकते हैं integral of fx plus gx dx is equal to integral of fx dx plus integral of gx dx. ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है. यहां मैंने इंटीग्रल में दोनों फंक्शंस ले ली, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट fx प्लस gx. यहां पर मैंने इंटीग्रल fx अलग, इंटीग्रल gx अलग, डिफरेंशिएशन इसकी भी की, इसकी भी की. अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैंसिल्स आउट. सो यहां भी fx प्लस gx. इन दो से हमें पता चलता है इनका राइट हैंड साइड सेम है, तो ये वाले भी सेम होंगे. अब ये वाले तो सेम है, लेकिन आपने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का डेरिवेटिव सेम होगा, वो दो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स इक्विवेलेंट होते हैं. वो रिजल्ट हमने यूज किया. तीसरी बात, k times integral fx dx is equal to k times integral fx dx. Integral of k times function is equal to k times integral of the function. ये कांस्टेंट बेटा डिफरेंशिएशन में भी बाहर आता था, इंटीग्रेशन में भी बाहर आता है. अब इसका प्रूफ इन ही लाइंस में कर लेंगे जिस तरह हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में किया. प्रूफ बता बेटा आप ही. डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल k टाइम्स fx dx किसके बराबर है? कि डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर निकलेगा k टाइम्स fx. इसका नाम आप फर्स्ट रख लेंगे. ऑल्सो अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ k टाइम्स इंटीग्रल fx निकालोगे, ये k तो डिफरेंशिएशन से बाहर आता है, तो वहां क्या रहेगा बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल fx dx. अब डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, k तो वहां पर है, k टाइम्स fx आ जाएगा. तो ये दूसरी इक्वेशन देखो बेटा, ये k तो डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाएगा, फिर रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल fx. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस, दे विल कैंसिल आउट, सो वहां रहेगा fx. ये k और fx, तो k टाइम्स fx. अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या निकलेगा? ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव सेम होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल k टाइम्स fx इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ k टाइम्स इंटीग्रल fx. अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज कीजिए. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है? if the derivative of two indefinite integrals is same, they lead to the same family of curves and hence they are equivalent. तो यहां से आप लिख सकते हैं इंटीग्रल k टाइम्स fx dx is equal to k times integral fx dx. तो hence proved. तो ये यूज कर सकते हैं आप. फिर इसकी जनरलाइजेशन कर सकते हैं, k1 plus k2 अगर होगा वगैरह, वो तो हम क्वेश्चंस में कर लेंगे बेटा. ये आप देख लीजिए. अब इसके रिलेट थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं. और एक बात बेटा याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. देखो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, इट इज e पावर x. अगर आपके पास होगी d बाई डी एक्स ऑफ e पावर ax, इसकी डिफरेंशिएशन आप करते हो, e पावर x की डिफरेंशिएशन है e पावर x, लेकिन बेटा यहाँ ax है तो इंटरनल a. तो डिफरेंशिएशन में ये इंटरनल डिफरेंशिएशन हम फिर मल्टीपल करते हैं. अब अगर आपसे मैं पूछूं बेटा d बाई डी एक्स ऑफ e पावर ax डिवाइडेड बाई a किसके बराबर आ जाएगा? ये 1 बाई a बाहर, e पावर ax इंटू a. अब ये a और ये a कैंसिल, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx
इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अब डिफरेंशिएशन में जो ये ए था हम मल्टीपल करते थे, इंटीग्रेशन में यही ए अगर होगा तो हम डिवाइड करते हैं। बेटा समझ में आ रहा है, याद रखना। इसी तरह बेटा अगर d by dx of sin 2x, d by dx of sin 2x, so it is 2 times cos 2x। ठीक है बेटा, अगर अब हम d by dx of sin 2x by 2 कर लेंगे तो वो बन जाएगा बेटा cos 2x। ये 2 मैंने यहां डिवाइड किया सिंपली। अब अगर आप इंटीग्रेशन कर लोगे cos 2x की तो आपको बेटा याद होगा cos x की इंटीग्रेशन है sin x, लेकिन यहां बेटा cos 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin 2x, लेकिन 2 डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में हम ये 2 मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में बेटा ये 2 डिवाइड होता है। तो जहां जहां पे आप डिफरेंशिएशन में ये मल्टीपल करते थे इंटरनल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में बेटा उसको आप डिवाइड कीजिए। ये वाला पॉइंट भी याद रख लीजिए। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटा ये पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए, अब क्वेश्चन होगा इंटीग्रल ऑफ e पावर 3x dx, बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। तो e पावर x की इंटीग्रेशन होती है e पावर x, लेकिन बेटा यहाँ 3x है। अब 3x की हम इंटरनल डिफरेंशिएशन करते हैं, वो तो 3 होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम वो मल्टीप्लाई करते हैं और यहां डिवाइड करते हैं प्लस c। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा अगर आपसे कोई पूछे cos 10x की इंटीग्रेशन, तो आप याद रख लीजिए cos x की इंटीग्रेशन। अब cos x की इंटीग्रेशन क्या है बेटा, cos x की इंटीग्रेशन है, हाँ बेटा sin x, लेकिन यहाँ x नहीं 10x है। अब 10 तो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड कर लेंगे प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अब अगर आपसे कोई पूछे 4 टाइम्स sec स्क्वायर 3x, इसकी इंटीग्रेशन करके दे दो, तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे, ये जो 4 है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो वहां रहेगा sec स्क्वायर 3x और dx। अब याद कर लोगे sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x किसकी डिफरेंशिएशन है, 10x की डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब sec स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होगी 10x होगी, सो इट विल बी 4 टाइम्स 10x, लेकिन यहां बेटा x नहीं 3x है, और ये 3 जो है ये डिवाइड होगा प्लस c। ठीक, तो पॉइंट आप बेटा याद रख लीजिए, इसमें ये पॉइंट नोट करके रख लीजिए। इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx इज इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस c, बेटा हर जगह c लिखो, c तो मैंने लिखा है। अगर इंटीग्रल ऑफ fx dx है कैपिटल Fx प्लस c, अगर कहीं पर fx प्लस 2 आ जाए, सॉरी x प्लस c आ जाए, कोई कांस्टेंट साथ में होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, f यहां x की जगह x प्लस c आ जाएगा प्लस c। यहाँ c मत लिखो क्योंकि यहाँ 2 c's आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर f ऑफ x प्लस b, तो यहां पर भी x प्लस b प्लस c, मतलब बता बेटा e पावर x की इंटीग्रेशन, आपको पता है e पावर x की इंटीग्रेशन है e पावर x प्लस c। अब अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन बता e पावर x प्लस 3 dx, तो आंसर भी बताना e पावर x प्लस 3, कोई बात नहीं, यहाँ e पावर x है, अब e पावर x प्लस 3 की e पावर x प्लस 3। सो यानी कि अगर f ऑफ x की जगह कहीं पर भी x प्लस b है, तो आंसर में भी x प्लस b लिखो, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस 7 cos ऑफ x प्लस 10 लिखो।
तो आपको पता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, लेकिन यहां x की जगह x प्लस 10 है, तो आंसर में भी sin ऑफ x प्लस 10 ही लिखो, और कुछ नहीं करना है। बस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस x माइनस 3 dx, तो आपको बेटा पता है sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है 10x, लेकिन यहां x नहीं है, अब x माइनस 3 है, कोई मसला नहीं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी x की जगह x प्लस कांस्टेंट लिखा होगा, आंसर में भी वही x प्लस कांस्टेंट लिखो और लास्ट में उसी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन में। फिर से मैं दिखाऊंगा एक दो क्वेश्चन जिस पे आपको पता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, इसकी इंटीग्रेशन है log x, क्योंकि log x की डिफरेंशिएशन है 1 by x प्लस c। अब अगर यहां x की जगह x माइनस 10 आ जाए, तो आप आंसर में लिखना बेटा log x माइनस 10 प्लस c, यानी कि अगर x की जगह कभी भी x प्लस कांस्टेंट होगा, आप आंसर में भी x प्लस कांस्टेंट ही लिखा करो, ठीक है। फिर वो सी तो अलग लिखना ही लिखना है। समझ में आ रहा है बेटा? शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर x dx, ये है a पावर x। a पावर x की डिफरेंशिएशन होती है a पावर x इनटू log a, लेकिन इंटीग्रेशन होती है a पावर x डिवाइडेड बाय log a, यहां a की जगह 2 है, प्लस c। अब अगर क्वेश्चन होगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर x माइनस 10 dx, इसकी इंटीग्रेशन बता, तो आप बेटा आंसर क्या लिखना, 2 पावर x की जगह x माइनस 10 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस c, कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह x माइनस 10। सो इफ x is replaced by x plus a, x plus b, you have to replace answer by x plus a or x plus b, nothing else। समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा अगर कभी आंसर में, क्वेश्चन में x की जगह, देखो बेटा इंटीग्रल ऑफ fx, ये भी नोट करके रख लेना, नोट, इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx इज कैपिटल fx प्लस c। अब लेकिन अगर fx की जगह ax प्लस b आ गया, इससे पहले मैंने x प्लस b बताया, लेकिन अब अगर ax प्लस b आ गया, तो आप भी आंसर में x की जगह ax प्लस b लिखो, लेकिन यहां पर जब आप इंटरनल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ax की इंटरनल डिफरेंशिएशन a आ जाएगी, b की 0। तो वो इंटरनल डिफरेंशिएशन जो है वो यहां पर आप डिवाइड कीजिए प्लस c। कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, उसकी इंटीग्रेशन है माइनस cos x प्लस c। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आ जाए sin 2x प्लस 3 dx, इसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन बता, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, यही माइनस cos x की जगह 2x प्लस 3, यहां इंटरनल डिफरेंशिएशन कर लोगे, 2x की डिफरेंशिएशन 2 है, 3 की 0 है, लेकिन डिफरेंशिएशन में मल्टीपल करते थे, यहां डिवाइड कर लेंगे ये 2 प्लस c। वही मैंने बताया कि अगर x की जगह ax आ गया, तो वो a डिवाइड करना है, इंटीग्रल ऑफ e पावर 5x प्लस 2, अगर x प्लस 2 होता आंसर में भी x प्लस 2, यहां लेकिन बेटा आ गया e पावर 5x प्लस 2। e पावर x की इंटीग्रेशन है e पावर x, तो आप आंसर भी e पावर x लिखोगे, लेकिन x की जगह 5x प्लस 2, लेकिन 5x प्लस 2 में अब 5 यहां डिवाइड कर लोगे, जो वहां इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी। समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट x dx, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए बेटा कि x पावर n की जो इंटीग्रेशन है, इट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1।
ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे सॉल्यूशन, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप कर लोगे, आप एक्स क्यूब को डिवाइड कर लेंगे रूट एक्स। अब इसका पावर 3 है, इसका पावर हाफ है, 3 में से हाफ चला जाएगा तो डाई पावर रहेगा, उसका हम बताते हैं मैथमेटिक्स में 5/2, दैट इज 2.5, क्योंकि हाफ तो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस इसका भी इसके साथ डिवाइड करेंगे 2, ये तो 2 पावर है, हाफ जाएगा, सो x पावर 3/2 1.5 रहेगा। ये इसका पावर 1 है और इसका हाफ है, हाफ चला जाएगा तो रूट x रहेगा, यानी कि x पावर 1/2, चलो मैं x पावर 1/2 ही लिखूंगा, हाफ तो चला जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट x, अब ये रूट x ऊपर जाएगा, x पावर -1/2 dx। लेकिन बेटा आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि अब अलग अलग fx प्लस gx की अगर इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रल ऑफ fx प्लस इंटीग्रल ऑफ gx, वही जनरलाइज कर लेंगे, तो यहां से आप x पावर 5/2 dx अलग लिख सकते हैं, 2 तो इसमें से बाहर आ जाएगा, x पावर 3/2 dx, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ k टाइम्स fx, k बाहर निकलता है, उसी तरह ये 2 माइनस x पावर 1/2 dx प्लस x पावर -1/2 dx। अब x पावर 5/2 की इंटीग्रेशन बेटा, ये है x पावर n, उसकी इंटीग्रेशन होती है n प्लस 1, सो 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। अब ये 2 यहाँ है, x पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 माइनस x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस x पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा बेटा x पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2, तो 2/7 बन जाएगा, 2 टाइम्स x पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो वो 2/5 बन जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो वो 2/3 बनेगा, प्लस x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो वो 2 टाइम्स बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन लास्ट में सी लिखना मत भूलिए। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अलग अलग आप डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन होगा इस तरह बेटा, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, 4e पावर 3x प्लस cos 5x प्लस sec स्क्वायर 3/2x dx 2 टाइम्स। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो किस तरह कर सकते हैं आप बेटा, 4 बाहर आ जाएगा, e पावर 3x dx प्लस cos 5x dx प्लस 2 बाहर आएगा, sec स्क्वायर 3/2x dx। ठीक है बेटा, अब ये 4 बाहर, e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x, लेकिन यहाँ 3x है तो 3 डिवाइड होगा, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, लेकिन यहाँ 5x है, अब 5x तो 5 डिवाइड होगा, 2 टाइम्स sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, लेकिन यहाँ tan 3/2x है, सो 3/2 डिवाइड होगा, प्लस आप c लिख लेंगे तो आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, देखो बेटे और एक पॉइंट इसमें याद रख लीजिए कि अगर आपको कभी इंटीग्रेशन करनी हो sec स्क्वायर x की, इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है बेटा tan x है, हमेशा के लिए ये याद रखना। लेकिन अगर आपको कभी tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी हो, tan स्क्वायर x,
tan स्क्वायर एक्स को आप हमेशा लिखा करो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx. dx अलग, tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब फिर अलग अलग से इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx, दैट इज dx. अब sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 x की डिफरेंशिएशन होती है, d और इंटीग्रल कैंसिल, सो dx की इंटीग्रेशन x. ये 1 इंटू dx है. अब डिफरेंशिएशन किसकी 1 के बराबर है, d by dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो 1 की जो इंटीग्रेशन है दैट इज x. तो इसे सिंपली इंटीग्रल dx लिखते हैं, उसके बदले में यहाँ x लिखते हैं. ये याद रखना, जब भी आप इस तरह देखोगे इंटीग्रल dx तो इसका आंसर x आ जाएगा, क्योंकि ये असल में है इंटीग्रल 1 इंटू dx. अब 1 किसकी डिफरेंशिएशन है, x की, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x. सो ये इसका आंसर आ जाएगा. जब भी आपके पास tan स्क्वायर एक्स होगा तो tan स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट कर लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में. sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी पता है और 1 की इंटीग्रेशन भी पता है. इसी तरह बेटा आपको cosec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पता है, cosec स्क्वायर एक्स dx. इसकी इंटीग्रेशन है माइनस cot x प्लस c. अब अगर cot स्क्वायर एक्स होगा, cot स्क्वायर एक्स dx, तो इसकी इंटीग्रेशन जब भी आपको करनी हो cot स्क्वायर एक्स की, तो cot स्क्वायर की एक्स, ये cot स्क्वायर एक्स जो है इसको आप कन्वर्ट कीजिए बेटा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में dx. cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx. अब यहां पर अलग अलग कीजिए फिर cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx. अब cosec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cot x 1 इंटू dx की इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c. तो इस तरह ये कर सकते हो. याद रखना sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है, लेकिन अगर tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन या cot स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी हो, इसको आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. अब देख लीजिए क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन आपका इस तरह है, इंटीग्रेशन कीजिए आप i इक्वल sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर एक्स dx. तो आप क्या कर लेंगे, देखो sec स्क्वायर एक्स के बदले में 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx, cosec स्क्वायर एक्स के बदले में 1 बाय sin स्क्वायर एक्स dx. ये dx यहां लिख लो, तो ये बन जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 dx. तो sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx. अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जब भी करनी हो, इसको आप कन्वर्ट कीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx. अब sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x 1 dx की इंटीग्रेशन x प्लस c. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा. अब बेटा क्वेश्चन अगर इस तरह हो जाएगा 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन बता बेटा. देखो तो आप लिखेंगे इट इज 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, दैट इज 2 sec स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 3 sin x बाय cos x, दैट इज tan x. फिर रहेगा 1 बाय cos x sec x dx. अब अलग अलग से इसकी इंटीग्रेशन 2 बाहर sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर sec x tan x dx. अब sec स्क्वायर x किसकी इंटीग्रेशन है बेटा, tan x की, because differentiation of tan x is sec स्क्वायर x माइनस 3 sec x की डिफरेंशिएशन है sec x tan x और sec x tan x की इंटीग्रेशन है sec x प्लस c. ठीक है बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ
sec square x cosec square x, इसकी इंटीग्रेशन कर दो बेटा, sec square x cosec square x dx। तो बेटा 1 by cos square x sin square x dx, 1 by cos square x sec square x, 1 by sin square x cosec square x। ठीक है बेटा, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इट इज cos square x plus sin square x divided by cos square x sin square x dx। cos square x plus sin square x is 1। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, इसको इसके साथ भी डिवाइड कर लेंगे। अब जब इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे तो cos square x कैंसल, तो 1 डिवाइडेड बाय sin square x, तो वहां रहेगा cosec square x। ठीक है, प्लस अब जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे sin square x कैंसल, 1 by cos square x sec square x dx। अब अलग अलग कर सकते हो बेटा, cosec square x dx प्लस sec square x dx। तो बेटा cosec square x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज माइनस cosec square x, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec square x इज cot x, वो माइनस यहां चला जाता है बेटा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec square x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज tan x plus c। और एक क्वेश्चन देखो बेटा, I is equal इंटीग्रल 1 minus cos x 1 plus cos x dx। इसको दो तीन तरीकों से हम कर सकते हैं, मैं एक दो मेथड्स दिखाऊंगा बेटा। तो डिफरेंट आंसर्स निकलेंगे, लेकिन फिर जब सिंपलीफाई कर लेंगे तो वो तो सेम आंसर ही होंगे। देखो बेटा I is equal to, एक फॉर्मूला तो आपको पता है, 1 minus cos x जो होता है इट इज ट्वाइस sin square x by 2, 1 plus cos x जो है इट इज ट्वाइस cos square x by 2 dx। अब 2 और 2 कैंसल, सो ये निकलेगा tan square x by 2 dx। अब मैंने बताया बेटा जब भी आपको tan square थीटा की इंटीग्रेशन करनी हो तो tan square थीटा को sec square थीटा माइनस 1 लिखा करो। सो आप यहां लिखेंगे I is equal to sec square थीटा, थीटा की जगह x by 2 माइनस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग, बताओ sec square थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, sec square x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा tan x, लेकिन यहाँ x के बदले में x by 2 है, सो x by 2 की इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 by 2 वो यहाँ डिवाइड कर लेंगे बेटा। sec square x की इंटीग्रेशन है tan x, अगर sec square 2x होगा तो उसकी इंटीग्रेशन है tan 2x डिवाइड 2 होगा, लेकिन यहाँ है sec square 1 by 2x, सो x के साथ है 1 by 2, सो 1 by 2 डिवाइड होगा, माइनस 1 इंटू dx, dx की इंटीग्रेशन है x प्लस c। तो यहां आप आंसर लिख सकते हैं 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c। मैं और एक आंसर भी निकाल के देता हूं बेटा, लेकिन वो तो सिंपलीफाई करने के बाद यही मिलेगा, लेकिन तरीका कुछ और होगा। I is equal, देखो 1 minus cos x डिवाइडेड बाय 1 plus cos x, ऊपर भी मल्टीपल कर लेंगे, बताओ 1 minus cos x, नीचे भी मल्टीपल कर लेंगे 1 minus cos x dx। तो ऊपर 1 minus cos x 1 minus cos x 1 minus cos x होल स्क्वायर, सो वो बन जाएगा 1 minus 2 cos x plus cos square x, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा 1 plus cos x 1 minus cos x, a plus b a minus b a square minus b square 1 minus cos square x dx। तो I आ जाएगा बेटा 1 minus 2 cos x plus cos square x divided by 1 minus cos square x is sin square x dx। अब 1 divided by sin square x आपको बेटा पता है इट इज cosec square x minus 2 cos x by sin x cot x, फिर बचेगा वहां 1 by sin x, cos by sin cot, फिर 1 by sin, सो cosec x और cot x आएगा, प्लस cos square x by sin square x cot square x dx। यहां dx लिखना बेटा। cosec square x की इंटीग्रेशन पता है, cosec x cot x की इंटीग्रेशन भी पता है, लेकिन cot square x मैंने बताया है बेटा जब भी cot square x होगा इसको आप कन्वर्ट करना cosec square x minus 1। जब आप cot square x के बदले में लिखोगे cosec square x minus 1, cosec square x और cosec square x, तो ये आ जाएगा twice cosec square x twice cosec square x।
ठीक है बेटा, माइनस ये 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स और वो -1 और dx। अब इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x, माइनस यहाँ cot x यहाँ, -2 बाहर, differentiation of cosec x is minus cosec x cot x, integration of minus cosec x cot x is plus cosec x, so यहाँ plus cosec x आ जाएगा, छोड़ दो, -2 ही बाहर निकालो, cosec x cot x की इंटीग्रेशन है माइनस cosec x, वो माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा, -1 into dx, 1 की जो इंटीग्रेशन है that is x plus c आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो यही बनेगा, कोई मसला नहीं है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से फिर ये 2 कॉमन निकालना है, फिर cot x के बदले में cos x by sin x और इसके बदले में 1 by sin x, फिर नीचे sin x कॉमन निकालना है, फिर ऊपर बचेगा यहाँ 1 minus cos x और 1 minus cos x के बदले में वही फार्मूला जो आपने यूज की, यहाँ 1 minus cos x twice sin square x by 2 और नीचे sin x की जगह twice sin x by 2 cos x by 2, तो वो ये आंसर निकलेगा। सिंपलीफाई करने के बाद ये भी यही निकलेगा, आंसर तो सेम ही है, लेकिन 2 तरीके मैंने आपको दिखाए, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, tan inverse root of 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x dx, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा tan inverse root of 1 minus cos 2x होता है twice sin square x, नीचे 1 plus cos 2x twice cos square x dx। अब ये 2 और ये 2 चला जाएगा, sin square by cos square tan square, स्क्वायर और रूट चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा tan इनवर्स tan x dx। अब tan और tan इनवर्स चला जाएगा तो x dx, अब x पावर 1 की इंटीग्रेशन x पावर 1 प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर आएगा। लिखते हैं बेटा, I is equal to integral of sec x divided by sec x plus tan x dx, इसकी इंटीग्रेशन कर दो बेटा। सो हम लिखेंगे I is equal to integral of sec x divided by sec x plus tan x, यहां भी मल्टीपल कर लेंगे sec x minus tan x, नीचे भी मल्टीपल कर लेंगे sec x minus tan x dx, ठीक है बेटा। तो क्या निकलेगा, I is equal sec x into sec x that is sec square x, sec x into tan x that is sec x tan x, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा a plus b a minus b a square sec square x minus b square tan square x, तो यहां पर बेटा आंसर आ जाएगा, ये जो होता है sec square x minus tan square x, it is always equal to 1, it is trigonometric identity, 1 plus tan square x is equal to sec square x, ये तो आपने पढ़ा है, 1 plus tan square x is equal to sec square x। अब इस tan square x को यहां ले जाओ, sec square x minus tan square x, it is 1, 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो यहां पर आ जाएगा sec square x dx minus sec x tan x dx। अब sec square x की जो इंटीग्रेशन होती है tan x minus sec x tan x की इंटीग्रेशन sec x plus c, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x, ये बेटा याद रख लो, ये तो याद रखने पड़ेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, फिर दूसरा टॉपिक उठाते। I is equal to 1 divided by 1 plus sin x dx, so
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर भी मल्टीपल कर लेंगे 1 माइनस साइन एक्स, नीचे भी मल्टीपल कर लेंगे 1 माइनस साइन एक्स। अब ऊपर 1 माइनस साइन एक्स dx और नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, वो बन जाएगा cos स्क्वायर x। अब 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, यहां बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह cos स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर x sin, ठीक है बेटा, 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब sin x बाय cos स्क्वायर x, पहले sin x बाय cos x tan x, फिर 1 बाय cos x sec x, तो माइनस sec x tan x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x दैट इज tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x प्लस c। तो इस तरह बेटा आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।